अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 901 के बाद से। तो फॉर ए फुटिंग इट्स प्रोपोर्शनिंग इज मोर ऑफन गवर्नड बाय इट्स बियरिंग कैपेसिटी, यानी कि फुटिंग है उसकी जो प्रोपोर्शनिंग है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है कि उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी रखनी है हमें या कितनी होगी उस पर डिपेंड करती है। और प्रोपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग का क्या मतलब है कि साइज एंड रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ फुटिंग, फुटिंग का साइज और उसकी जो डायमेंशंस है उनका रेशियो। सेफ लोड क्या होता है? तो सेफ लोड होता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू फुटिंग एरिया। फ्रिक्शन पाइल्स को हम फ्लोटिंग पाइल भी बोलते हैं। जो रनिंग स्पीड होती है टरबाइन की वो होती है स्पीड ऑफ टरबाइन अंडर नो लोड कंडीशन। पंप के लिए जो स्पेसिफिक स्पीड होती है n रूट क्यू अपन h की पावर 3/4, और जो स्पेसिफिक स्पीड है वो क्यू के अंडर रूट क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसमें क्यू लिखा हुआ है एक्चुअली। और इसके अलावा स्पेसिफिक स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू n, और स्पेसिफिक स्पीड जो है हेड के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पर एग्जैक्टली देखें या प्रिसाइजली देखें तो हेड के पावर 3/4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड फॉर पंप के लिए अगर हम बात करें तो जो इसकी जो डायमेंशन होती है स्पेसिफिक स्पीड की वो होती है l की पावर 3/4 t की पावर -3/2। As the depth of immersion of vertical plane surface increases, the location of center of pressure falls closer to the center of gravity of the area। वही है कि CG और CP दोनों पास पास आ जाते हैं अगर ज़्यादा डेप्थ तक डेप्थ ऑफ इमर्जन बढ़ा देते हैं तो। In the step method, the computations must proceed upstream in upstream flow। जो अगर अपस्ट्रीम फ्लो हो रहा है तो जो स्टेप मेथड है उसमें जो कंप्यूटेशंस हैं वो अपस्ट्रीम साइड में प्रोसीड होंगी, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 906 था। उसके बाद एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में ग्राफ बनाते हैं हम, पावर हेड और डिस्चार्ज वाई एक्सिस पे लेते हैं और एन यानी कि स्पेसिफिक स्पीड या जो स्पीड है वो लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से एक ग्राफ बनेगा और उससे हम ये चीज़ मिलेंगे हमें कि Q इज प्रोपोर्शनल टू N, H इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर और P इज प्रोपोर्शनल टू N क्यूब। Q का कर्व सबसे फ्लैट होगा क्योंकि पावर 1 के प्रोपोर्शनल है वो N की। वाटर सीमेंट रेशो बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, अगर सीमेंट सैंड रेशो बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसके अलावा अगर एग्रीगेट वाटर रेशो बढ़ाएंगे तो भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बैचिंग क्या होती है? प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट से रिलेट करती है, और ग्रेडिंग जो है वो साइज ऑफ एग्रीगेट से रिलेट करती है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है कि जो स्टील एम्बेड करी है हमने उसको कवर कितना प्रोवाइड किया हुआ है, इसके अलावा सीमेंट कंटेंट कितनी है, इसके अलावा वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, इसके अलावा मेंबर का जो शेप और साइज है वो क्या है। ये सब जो है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करते हैं। टॉर्जन रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज। टॉर्जन रेजिस्टिंग कैपेसिटी कंक्रीट सेक्शन की कब बढ़ेगी? जब स्टिरप्स और लॉन्गिट्यूडनल बार्स ये हम बढ़ा देंगे उसमें, यानी कि टू इंक्रीज टॉर्जनल रेजिस्टिंग कैपेसिटी वी बाइंड्स द एंड्स ऑफ सेक्शन बाय प्रोवाइडिंग मैश ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट की मैश प्रोवाइड करके और जो एंड्स होते हैं सेक्शन के उनको बाइंड कर देते हैं ताकि टॉर्जनल रेजिस्टिंग कैपेसिटी और बढ़े। When water is added to cement, then heat is generated and chemical reaction is initiated। बॉन्ड स्ट्रेन जो होती है स्टील और कंक्रीट की वो फ्रिक्शन और एडिशन की वजह से होती है। वाटर सीमेंट रेशो बढ़ाएंगे तो श्रिंकेज और क्रीप बढ़ेंगे और बॉन्ड और डेंसिटी कम हो जाएंगे। स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट किस पर डिपेंड करती है? कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है, पहला तो है शेप ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट की शेप क्या है। दूसरा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट की ग्रेडिंग क्या है। तीसरा सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का सरफेस एरिया कितना है या क्या है। शेप, ग्रेडिंग एंड सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करती है स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट किस पे डिपेंड करती है? शेप, ग्रेडिंग एंड सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट पे। एक सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेच्ड कंक्रीट बीम है जिस पे यूडीएल लग रहा है एंटायर स्पैन पे, तो केबल प्रोफाइल जो है वो पैराबोलिक होनी चाहिए आइडियल केस में, और जीरो एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए इसके सेंटर पे, ठीक है।
उसके बाद इन लिमिट स्टेट अप्रोच में जो स्पेसिंग होती है मेन रेनफोर्समेंट की, वो प्राइमरली क्रैकिंग को कंट्रोल करती है। इन लिमिट स्टेट अप्रोच द स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट प्राइमरीली कंट्रोल्स क्रैकिंग। ठीक है। द पर्पज ऑफ रेनफोर्समेंट जो होता है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में, वो क्या होता है? पहला होता है टू प्रोवाइड एडिक्वेट बॉन्ड स्ट्रेस, एडिक्वेट बॉन्ड स्ट्रेस प्रोवाइड करना जो होता है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में रेनफोर्समेंट का काम। दूसरा टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस। तीसरा टू इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। आर्गिलेशियस रॉक्स की बात करें, आर्गिलेशियस रॉक्स के मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं क्ले और एल्यूमिना, और इसके एग्जाम्पल हैं स्लेट और लेटराइट। उसके बाद आते हैं कैलकेरियस रॉक्स। इसके जो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं वो हैं लाइम, जो कि कैल्शियम का बना होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है ना। और कैलकेरियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं लाइमस्टोन और मार्बल। फिर आते हैं सिलीशियस रॉक्स। सिलीशियस रॉक्स के जो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं वो हैं सैंड और सिलिका, और ये जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं सिलीशियस रॉक्स के वो हैं क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट। अब ब्रिक अर्थ के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हम पता करते हैं साल्मोस या सलीम से। तो साल्मोस यानी कि S से सिलिका, A से एल्यूमिना, L से लाइम, फिर M से एक्चुअली होता नहीं है, आयरन ऑक्साइड पहले आना चाहिए, सलीम ज़्यादा सही है। तो I होता है आयरन ऑक्साइड 5 से, और उसके बाद आता है मैग्नीशिया। तो ये होते हैं, सिलिका होता है 55, एल्यूमिना होता है 25, लाइम होता है 10, फिर आयरन ऑक्साइड होता है 5 से 7 और मैग्नीशिया होता है 1%। सिलिका की बात करें तो सिलिका जो होता है वो शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसके अलावा क्रैकिंग और श्रिंकेज को भी प्रिवेंट करता है। और अगर सिलिका एक्सेस में होगा तो ब्रिटलनेस कॉज करेगा, इसके अलावा जो सॉइल के पार्टिकल हैं उनके बीच में कोहेजन को भी रिड्यूस करेगा ये। फिर आता है एल्यूमिना। एल्यूमिना जो है वो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है ब्रिक के अंदर, और अगर एक्सेस में होगा एल्यूमिना तो श्रिंकेज कॉज करेगा। ठीक है। उसके बाद लाइम जो होता है वो श्रिंकेज, जो ड्राइंग के दौरान जो श्रिंकेज होता है उसको कम करता है लाइम। इसके अलावा बाइंडिंग और फ्यूजिंग में भी हेल्प करता है लाइम। और अगर लाइम ज़्यादा हो गया तो ये अनसाउंडनेस कॉज करेगा। मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया जो है वो वार्पिंग को कम करता है, रिड्यूसेज वार्पिंग। और अगर एक्सेस में होगा मैग्नीशिया तो येलो टिंट्स कॉज करेगा। मैग्नीशिया जो है वार्पिंग को कम करता है पहली चीज़, दूसरा अगर एक्सेस में होगा तो येलो टिंट्स कॉज करेगा। सीमेंट सैंड का रेशो जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इसमें होता है 63/6 है ना। और उसके बाद आता है आयरन ऑक्साइड, लसाओ होता है ना, लसाओ, तो आयरन ऑक्साइड ही आएगा लास्ट, फोर्थ। उसके बाद जो CaCl2 और Al2SO4, कैल्शियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये होते हैं एक्सेलरेटर। और जो कैल्शियम सल्फेट होता है ये होता है रिटार्डर। और वाटर सीमेंट रेशो बढ़ाएंगे वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी, और अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशो बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। और सैंड और एग्रीगेट का रेशो अगर बढ़ाएंगे तो भी वर्केबिलिटी कम होगी। सैंड ज़्यादा होगी तो वर्केबिलिटी कम ही होगी, है ना। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक की अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो 10.5, 7 और 5.5। और अगर वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 20, 22.5 और 25। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए 20, 22.5 और 25%। जो क्ले ब्रिक अर्थ होता है उसमें होता है, क्ले ब्रिक अर्थ जो होती है वो बनी होती है सिलिका प्लस एल्यूमिना से। सिलिका होता है इसमें 35 से 70% और एल्यूमिना होता है 10 से 20%। पोजोलाना मटेरियल जो होता है वो सिलिका और एल्यूमिना में रिच होता है। इसके अलावा 20 से 30 लीटर वाटर यानी कि ऑलमोस्ट 22.5 या 23 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है 50 किलोग्राम सीमेंट बैग को के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर साउंडनेस टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें वाटर कंटेंट की वैल्यू 0.78 पी ली जाती है, और पी होती है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। बोगस कंपाउंड की बात करते हैं तो अगर इनकी क्वांटिटी की बात करें सीमेंट के अंदर तो सबसे ज़्यादा C3S, फिर C2S, फिर C3A और फिर C4AF होता है। C3S होता है 25 से 50, C2S होता है 25 से 40, C3A होता है 5 से 11 और C4AF होता है 8 से 14। C3S जो है एवरेज लिया जाता है 40%, C2S लिया जाता है एवरेज 32%, C3A एवरेज लिया जाता है 10.5%
और C4AF एवरेज लिया जाता है 9%। C3S की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो 500 जूल होती है। C2S की हीट ऑफ हाइड्रेशन 420 जूल होती है। C3A की हीट ऑफ हाइड्रेशन 856 जूल होती है, पर ग्राम में है ये। और C4AF की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है 260 जूल पर ग्राम होती है। अब बात करें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, तो लाइम कंटेंट जितनी ज़्यादा होगी फाइननेस उतनी ही ज़्यादा होगी। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जितना ज़्यादा, मतलब एक्चुअली ये है क्या कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें करते क्या है हम, तो उसमें लाइम कंटेंट को ज़्यादा रखते हैं पहली चीज़, दूसरा इसकी फाइननेस भी ज़्यादा रखते हैं, और तीसरा इसकी जो C3S कंटेंट है उसको भी बढ़ा देते हैं। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है रोड पेमेंट की कंस्ट्रक्शन में काम आता है। क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 5 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, ये यूज होता है एक्सेलरेटर की तरह। इसके अलावा जो जिप्सम होता है उसकी कंटेंट को हम कम कर देते हैं क्योंकि वो रिटार्डर है। और जो है ये स्टैटिक और रनिंग वाटर में कंस्ट्रक्शन अगर करनी है तो क्विक सेटिंग सीमेंट हम यूज करेंगे। और ग्राउंड फाइनर देन OPC, इसकी फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा होती है OPC के कंपैरिजन में, है ना। उसके बाद इग्नियस रॉक्स के बारे में अगर बात करें तो BDG VHP, इसका मतलब क्या है, बेसाल्ट, डोलोराइट और ग्रेनाइट। VHP का मतलब वॉल्केनिक, हाइपरवेसल और प्लूटोनिक। बेसाल्ट जो होता है वो बिल्डिंग पियर्स में यूज होता है। OPC की जो 3 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 16 MPa से ज़्यादा। CaCO3, इसको बोलते हैं हम लाइम और डोलोमाइट, है ना। और इसका जब हम कैल्सिनेशन करेंगे 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे, तो एक बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, जो प्लास्टरिंग में यूज होता है। इसके अलावा CO2 बनेगी जो कि एसिडिक नेचर की होती है। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, तो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है डिग्री ऑफ डिके एंड ड्यूरेबिलिटी को पता करने के लिए। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड डिग्री ऑफ डिके एंड ड्यूरेबिलिटी। इग्नियस रॉक्स की बात करें तो इग्नियस रॉक्स जो होती हैं उसके एग्जांपल हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप और डोलेराइट। एक तो BDG ही हो गया, बेसाल्ट, डोलेराइट और ग्रेनाइट। इसके अलावा ट्रैप भी एक इग्नियस रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स की बात करें तो एक होता है सैंडस्टोन जो कि हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है। एक लाइमस्टोन होता है CaCO3, एक जिप्सम होता है CaSO4.2H2, एक लिग्नाइट होता है, एक होता है लेटेराइट, एक चौक और शेल। तो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल क्या हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट, लेटेराइट, चौक और शेल। और जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं उनके एग्जांपल हैं जेनेसिस, क्वार्टजाइट, मार्बल, स्चिस्ट और स्लेट। इसके अलावा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। जिप्सम के कैल्सिनेशन से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर वाटर सीमेंट रेशो हम बढ़ा देंगे तो श्रिंकेज भी बढ़ेगा। सीमेंट की कंटेंट अगर बढ़ाएंगे तो भी श्रिंकेज बढ़ेगा, और एग्रीगेट सीमेंट रेशो अगर बढ़ाएंगे तो भी श्रिंकेज बढ़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है। जिंक जो होता है, सॉरी, जो जोन होते हैं हमारे पास वो कोर्सेस्ट टू फाइनेस्ट होते हैं एग्रीगेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो। जैसे जोन 1 में कोर्सेस्ट एग्रीगेट की बात करिए, जोन 4 में फाइनेस्ट एग्रीगेट को रखा हुआ है। अगर बात करें फाइन सैंड की तो अमाउंट ऑफ फाइन सैंड जितनी ज़्यादा होगी, बल्किंग ऑफ सैंड उतनी ज़्यादा होगी और वर्केबिलिटी उतनी ही कम होगी। स्टील की बात करें तो जो कोरोजन के बाद स्टील के वेट और वॉल्यूम दोनों बढ़ जाते हैं। अगर गुड ग्रेडेशन की बात करें तो गुड ग्रेडेशन की वजह से ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और श्रिंकेज और कॉस्ट कम हो जाएंगे। पुट्टी की बात करते हैं तो पुट्टी जो होता है वो फाइन पाउडर होता है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का, और उसमें बॉइल्ड लिंसीड ऑयल मिला देते हैं। यानी कि फाइन पाउडर ऑफ CaCO3 में बॉइल्ड लिंसीड ऑयल मिलाएंगे तो पुट्टी बनेगा। एयर एंट्रेनमेंट की बात करते हैं तो एयर एंट्रेनमेंट में क्या होता है, वर्केबिलिटी जैसे जैसे एयर एंट्रेनमेंट की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं तो देखते हैं। वर्केबिलिटी बढ़ेगी, कोहेजन भी बढ़ता है और कॉम्पैक्शन भी बढ़ेगा एयर एंट्रेनमेंट की वजह से, और यील्ड भी बढ़ता है। जबकि जो एयर एंट्रेनमेंट है उसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, श्रिंकेज और ब्लीडिंग भी कम होंगे और सेग्रीगेशन भी कम होगा। और ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोहेजन बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 945 क्या है, टू प्रिवेंट फ्रॉम सल्फेट अटैक।
pH ऑफ वाटर जो है 6 से 9 तक होना चाहिए। वाइट चौक में अगर वाटर मिला देंगे तो डिस्टेम्पर बन जाएगा। जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है वो प्रोपोर्शनल होता है श्रिंकेज के, यानी कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही श्रिंकेज बढ़ेगा। फ्लाई एश की कंटेंट जो होती है 3 से 5% से भी कम होती है। फ्लाई एश की जो कंटेंट होती है इज लेस देन 3 to 5%, ठीक है। म्यू जो होता है, म्यू होता है ये पॉइजन्स रेशियो। रबर के लिए होता है 0.45 से 0.5 और ग्लास के लिए होता है 0.02 से 0.03। रेडियल सॉविंग की बात करें तो जो कॉस्ट है इसकी वो मैक्सिमम होती है, इसके अलावा वेस्टेज भी मैक्सिमम होता है, लेकिन इससे हमें गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर मिलती है। क्यों? क्योंकि ये जो सॉविंग है रेडियल, ये मेडुलरी रेज के पैरेलल होती है, इसमें मेडुलरी रेज कट नहीं होती, इसलिए 3 दिन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ओपीसी की वो 16 MPa से ज़्यादा होनी चाहिए। एयर एंट्रेनमेंट की वजह से क्या होता है कि फ्रीजिंग और थॉविंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ता है। पीपीसी की बात करें तो पीपीसी का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम होता है और क्रैकिंग भी इसमें कम आती है क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है। अब प्लास्टिक एसफाल्ट की बात करें तो प्लास्टिक एसफाल्ट जो होता है वो बना होता है सीमेंट प्लस एसफाल्ट से। प्लास्टिक एसफाल्ट जो होता है वो सीमेंट प्लस एसफाल्ट का बना होता है। उसके बाद रेजिन जो है, रेजिन क्या है? तो रेजिन जो है वार्निश में बॉडी प्रोवाइड करता है और बेस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। रेजिन जो है वार्निश में बेस की तरह एक्ट करता है और उसको बॉडी प्रोवाइड करता है, पहली चीज। दूसरा, रेजिन जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। तीसरा, रेजिन जो है एल्कोहल और स्पिरिट इसमें सॉल्युबल होता है। रेजिन इज सॉल्युबल इन, देखिए, रेजिन एक्ट एज बेस एंड प्रोवाइड बॉडी टू वार्निश, सही बात है। दूसरा, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तीसरा, इट इज सॉल्युबल इन एल्कोहल एंड स्पिरिट। रेजिन में अगर एल्कोहल मिला देंगे तो वार्निश बन जाएगा। उसके बाद थिनर, सॉल्वेंट और डाइल्यूएंट, ये क्या होते हैं? थिनर, सॉल्वेंट और डाइल्यूएंट क्या होते हैं? तो ये पहली चीज, ये स्प्रेड को इंक्रीज करते हैं। दूसरा, पेंट को वर्केबल कंसिस्टेंसी का बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि मेक्स द पेंट ऑफ वर्केबल कंसिस्टेंसी। इसके अलावा जो थिनर होते हैं उनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये है पेट्रोलियम, स्पिरिट, नेफ्था और टर्पेंटाइन ऑयल। इसके बाद ड्रायर्स की बात करें तो ड्रायर जो होते हैं ड्राइंग और ऑक्सीडेशन को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हार्डनिंग ऑफ व्हीकल को भी बढ़ाते हैं, यानी कि ड्रायर जो होते हैं क्विकन फॉर ड्राइंग, ऑक्सीडेशन एंड हार्डनिंग ऑफ व्हीकल। उसके बाद पिगमेंट की बात करें और उनके द्वारा प्रोवाइडेड कलर, तो जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर देता है, बर्न्ट सिना ये ब्राउन कलर देता है, वर्मिलियन रेड कलर देता है, CuSO4 ग्रीन कलर देता है। पोजोलानिक मटेरियल जो होते हैं वो सिलिका और एल्यूमिना में रिच होते हैं। एल्यूमिना में 80% क्ले होती है। टेंजेंशियल साविंग की बात करें तो ये एनुलर रिंग्स के टेंजेंशियल की जाती है और मेडुलरी रेज जो हैं वो इसमें कट हो जाती हैं, जो कि एनुलर रिंग्स को एक साथ होल्ड कर रही थी वो, इसलिए ये वीकेस्ट टिम्बर सेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। अप्रोक्सीमेटली 26% वाटर रिक्वायर होता है फुल हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए। सीमेंट को फुल्ली हाइड्रेट करना है, वैसे 23% भी होता है कहीं कहीं। उसके बाद यूलर का कोड होता है एम्पायर, ये प्रेशर फोर्स से डील करता है। एग्जाम्पल है वाटर हैमरिंग का केस। फ्रॉड नंबर, ये इसका कोड है फाइट और ये ग्रेविटी फोर्स से डील करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो OCF, स्पिलवे और रिवर वर्क्स। उसके बाद है रेनॉल्ड्स नंबर, इसका कोड है रिवॉल्यूशन, ये विस्कस फोर्स से डील करता है। और जो फ्लूइड फ्लो एनालिसिस, इसमें ये यूज होता है। परमिसिबल स्ट्रेस जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और परसेंटेज ऑफ स्टील पे। परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो है कंक्रीट में वो FCK और परसेंटेज AST पे डिपेंड करते हैं। जो ब्रिज का जो स्पैन होता है इम्पैक्ट फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी इन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आर, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी है वो कौन कौन सी होती है? डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और एक और पढ़ी थी हमने मैक्सिमम कंप्रेशन करके। और ए बीम सपोर्टेड ओवर 3 रोलर्स लेइंग इन द सेम प्लेन, ठीक है। द बीम इज सुटेबल फॉर लोडिंग विद नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बीम और द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज इक्वल टू और मोर देन मेन मेंबर।
जो फिलेट वेल्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो मेन मेंबर की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है या उसके बराबर होती है। फिलेट वेल्ड के जो मटेरियल होता है वो शियर में फेल हो जाते हैं, ठीक है। और when the effect of wind and earthquake load is taken into account, wind और earthquake load को कंसिडर करें तो जो रिवेट्स में जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो 50% इंक्रीज कर दी जाती है। और एक्सियल टेंशन के केस में अगर सिर्फ एक्सियल टेंशन लग रहा है तो जो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो 2 टाउ मैक्सिमम के बराबर होगी। अब बात करें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की तो रिजिड फ्रेम्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लेस कैलकुलेशंस होती हैं रिजिड फ्रेम के लिए। ग्रेनाइट जो है वह ये बहुत ही हार्ड ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है ये, एंड ये जो है मेनली क्वार्टज, मीका और फेल्डस्पार से मिलकर बनी होती है और ये एक्चुअली प्लूटोनिक टाइप की इग्नियस रॉक है। और जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है सेकंड क्लास ब्रिक की वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए, है ना। हमने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के लिए 10.5, 7 और 5.5 ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 20, 22.5 और 25। पग मिल की बात करते हैं तो पग मिल जो है वो ब्रिक अर्थ की टेम्परिंग के लिए यूज होती है। पग मिल इज यूज्ड फॉर टेम्परिंग ऑफ ब्रिक अर्थ, ठीक है। जो वाटर की जो मास डेंसिटी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो होती है 999.83 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा कुछ होता है ना। मिनिमम जो विड्थ होती है सेप्टिक टैंक की वो होती है 90 सेंटीमीटर। एक्चुअली जो मास डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस वो हमने इसमें लिखा हुआ है 101.9 किलोग्राम सेकंड पर मीटर की पावर 4, पता नहीं कैसे। और आगे देखते हैं जो रेड वुड होती है और से बोल्ट और एंगलर ये सब क्या है विस्कोसिटी से रिलेटेड है, कैसे हैं पता नहीं। लेकिन जो ऑर्गट या ऑर्गटी होगा या ऑरसट जो होता है वो विस्कोसिटी से रिलेटेड नहीं होता। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स एट ईच जॉइंट ऑफ ए रिजिड फ्रेम, एक रिजिड फ्रेम है उसके हर जॉइंट पे जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं? 6। Number of independent displacement components at each joint of a rigid frame is 6। जो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स हैं हर जॉइंट ऑफ रिजिड फ्रेम पे वो कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करें तो पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए m+r-2j, पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के लिए m+r-3j, ये है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए m+r-2j, पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के लिए m+r-3j। एजम्पशंस इन द एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस, प्लेन ट्रस के एनालिसिस में एजम्पशंस क्या हैं? इंडिविजुअल मेंबर्स आर स्ट्रेट, जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो स्ट्रेट होते हैं। दूसरा लोड्स एंड रिएक्शंस एक्ट ओनली एट द जॉइंट्स। तीसरा नो मेंबर इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। ए ट्रस इज सेड टू बी एनालाइज्ड कम्प्लीटली व्हेन इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, जब इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाएगा तभी हम कहेंगे कि ट्रस को कम्प्लीटली एनालाइज कर लिया गया है। जो कैरी ओवर फैक्टर होता है इन ए प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज फिक्स्ड इज 1/2। अगर फार एंड फिक्स्ड है तो उसका जो कैरी ओवर फैक्टर होता है प्रिज्मेटिक मेंबर में वो होता है 1/2। और जो कैरी ओवर फैक्टर इन प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज हिंज्ड, जिसका फार एंड अगर हिंज्ड है उसके लिए जो कैरी ओवर फैक्टर होता है वो 0 होता है। रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम की बात करें अगर रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम तो उसके लिए जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है वो होती है 3m+r-3j। रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए ds = 3m+r-3j और पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए ds = m+r-2j। रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम में जो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट होते हैं हर जॉइंट पे वो 2 तो लीनियर मूवमेंट और 1 रोटेशनल मूवमेंट। अब बात करते हैं पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम की, तो अगर m+r की वैल्यू 2j से कम है तो वो हो जाएगा स्टैटिकली डिटरमिनेट और अनस्टेबल होगा लेकिन और अगर m+r की वैल्यू 2j के बराबर है तो ये स्टेबल होगा और स्टैटिकली डिटरमिनेट भी होगा। m+r की वैल्यू 2j से ज़्यादा है तो वो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट होगा बट स्टेबल होगा।
आगे देखते हैं 983 नंबर पॉइंट। ये कह रहा है कि इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जो सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ऑफ ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट एनी जॉइंट इज ऑलवेज 1। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल व्हेन, कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन डिफ्लेक्शंस आर लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनका लीनियर फंक्शन है अगर डिफ्लेक्शन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होगा। फॉर ए रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम की बात करें तो 6m+r की वैल्यू 6j से कम है तो स्पेस फ्रेम वो अनस्टेबल होगा। और ds डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होता है 6m+r - 6j के बराबर। अब बात करें एक इलास्टिक सिस्टम में तो द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क्स कैन बी अप्लाइड बाय कंसीडरिंग द वर्चुअल वर्क्स ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेज। तो एक इलास्टिक सिस्टम में जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है उसको अप्लाई करते हैं हम बाय कंसीडरिंग द वर्चुअल वर्क ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस। कैस्टिग्लिनोज फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द सिस्टम ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल। ऐसा सिस्टम जिस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है तो उसमें हम कैस्टिग्लिनो की फर्स्ट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कैस्टिग्लिनोज फर्स्ट थ्योरम कब अप्लाई होगी? सिर्फ और सिर्फ जबकि वहाँ पे सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल है। अब जो कैस्टिग्लिनो की फर्स्ट थ्योरम है उसमें होता है कि लोड निकालना होता है P = del डेल्टा। सेकंड थ्योरम में डिफ्लेक्शन निकालना होता है डेल्टा = del P। ठीक है, एक बीम है h हाइट का कॉलम है और उसके ऊपर एक बीम जोड़ रखी है L लेंथ की और उस बीम के फ्री एंड पे एक लोड लग रहा है P। तो हम उस लोड की वजह से जो मोमेंट आएगा उसको कंसिडर करेंगे तो जो जॉइंट है उस पर PL मोमेंट आएगा। अब B का अगर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देखा जाए तो वो हो जाएगा PL जो है वो मोमेंट है तो ml² में 2EI के बराबर कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा PL × h² में 2EI। एक यानी कि दो बीम है, दो मेंबर हैं, वो ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहे हैं, 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं, टॉप पे फिक्स हैं वो। उन पे जो जॉइंट है उनका नीचे वाला उस पे एक मतलब एक उल्टा ट्रायंगल बना रहे हैं, उस पे एक लोड W लग रहा है तो जो O पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा वो हो जाएगा WL/AE। अब फोर्स मेथड्स की बात करें तो फोर्स मेथड्स के एग्जांपल्स की बात करें तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कैस्टिग्लिनोज थ्योरम, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क्स, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड और 3 मोमेंट इक्वेशन। ये सब फोर्स मेथड है। एक बार फिर से स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कैस्टिग्लिनोज थ्योरम, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क्स, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, कंसिस्टेंसी डिफॉर्मेशन मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड और 3 मोमेंट इक्वेशन। अब बात करें पॉइंट नंबर 990। इन ए 2 हिंज्ड आर्क जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर में उसकी वजह से क्या होगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो क्राउन पे आएगा। अगर 2 हिंज्ड आर्क है और उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो क्राउन पे आएगा। मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस यूज्ड फॉर यूलर्स-बर्नौली बीम्स। यूलर्स-बर्नौली बीम्स के लिए जो मेथड होते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के जो यूज होते हैं वो अगर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो उसमें हम यूज करते हैं मैकॉलेज मेथड और मेथड ऑफ सेक्शंस। और जो मैकॉलेज मेथड है ये डबल इंटीग्रेशन मेथड का ही इम्प्रूवमेंट है और ये इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए भी यूज होता है शायद, है ना। और इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके लिए कॉलम एनालॉजी मेथड और कानीज मेथड है। ठीक है, उसके बाद बात करें कॉलम एनालॉजी मेथड की तो ये जब ही यूज कर सकते हैं हम इसको अच्छे से जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी <3 है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होता है डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय यूनिट फोर्स यूनिट है फ्लेक्सिबिलिटी के केस में। स्टिफनेस में डिफ्लेक्शन यूनिट हो जाएगा, यानी कि फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस। उसका मुलर-ब्रेसलो प्रिंसिपल किस लिए यूज होता है? तो एक तो डिटरमाइन द शेप एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ ILD, दूसरा इंडिकेट करता है ये इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर टू बी लोडेड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम इफेक्ट। हमें मैक्सिमम इफेक्ट अगर चाहिए तो उसके लिए कौन सा पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर लोड किया जाना चाहिए उसके लिए भी ये यूज होता है।
बात करें W1/W2 की तो वो होता है Δ1/Δ2। ये किस केस में होता है पता नहीं। रिलेटिव स्टिफनेस की बात करें, ये मेडी जी की हैंडबुक से लिखा हमने, तो रिलेटिव स्टिफनेस अगर फार एंड फिक्स्ड है तो हो जाएगा I/L, और अगर फार एंड हिंज्ड है तो 3I/4L। अब बात करते हैं, एक बीम है, प्रोब्ड कैंटिलीवर टाइप की एक बीम है जिसपे एक एंड हिंज्ड है, दूसरा फिक्स्ड है। तो हिंज्ड एंड पे अगर हम मोमेंट अप्लाई करते हैं M, तो जो फिक्स्ड एंड है उस पर कैरी ओवर मोमेंट जाएगा M/2। फोर्स मेथड को फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं, स्टिफनेस मेथड को डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम गर्डर है, उस पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा ट्रेन के व्हील लोड्स की वजह से, वो व्हील लोड के अंदर ही आएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अगर कोई व्हील लोड लग रहा है ट्रेन का तो उस व्हील के नीचे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब बात करें, एक बीम है AB, उस दोनों एंड पे फिक्स्ड है, अगर उसका कोई भी एक एंड डिस्प्लेस कर जाता है, रोटेट नहीं करता बल्कि डिस्प्लेस करता है, तो उस केस में जो उसके जो फिक्स्ड एंड है उन पे मोमेंट जनरेट होगा, उसकी वैल्यू होगी 6EI/Δ/L²। पहली चीज़। दूसरा, अगर रिएक्शन की बात करें तो दोनों मोमेंट अपोजिट होंगे, उनको ऐड करके, और मतलब कि दोनों मोमेंट होंगे तो अपोजिट, तो उनको या तो ऐड करो या माइनस करो, माइनस करके और L से डिवाइड कर दो टोटल लेंथ से, यानी कि -6EI/Δ/L²। एक एंड पे, दूसरा है 6EI/Δ/L²। दोनों को माइनस करेंगे तो 12EI/Δ/L² या फिर -12EI/Δ/L² मिलेगा, और उसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो रिएक्शन मिल जाएगी, जो कि मिलेगी 12EI/Δ/L³। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, वो यूज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करने के लिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डिग्री ऑफ काइनेटिक इंडिटरमिनेसी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमें जो सर ने करवाए हैं वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट मेथड्स ही हैं, जैसे कि ये है, क्या बोलते हैं, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हो गया ये, और एक स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड भी है। अब फोर्स मेथड अगर यूज करने हैं तो उसके लिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम होना चाहिए, यानी कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ज़्यादा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1000 ये है कि इन ए फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स में टू जनरेट द jth कॉलम, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में jth कॉलम को अगर हमें जनरेट करना है तो यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट ऑल कोऑर्डिनेट्स, सारे कोऑर्डिनेट्स पे यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में फोर्स यूनिट होता है और उससे डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। तो यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट J एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर कैलकुलेटेड एट ऑल अदर कोऑर्डिनेट्स। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1000 कंप्लीट। ठीक है।